है जो एक सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहा है जिस ट्रैक का डायमीटर 200 मीटर है और उस एथलीट को 1 राउंड लगाने में 40 सेकंड लगता है। तो क्वेश्चन ये था कि 2 मिनट 20 सेकंड में डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने क्वेश्चन बनाया होगा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपके पास होगा। मैं यहाँ पे क्वेश्चन बना दिया हूँ, आप इस क्वेश्चन को एक बार मिला लीजिएगा। लेकिन जो बच्चे आज ज्वाइन किए हैं मेरे लेक्चर को, उनके लिए मैं फिर से इसको समझाने का कोशिश करता हूँ। देखिए ये सर्कुलर ट्रैक है जिसका डायमीटर 200 है और यहाँ पर मैंने रेडियस लिखा है 100 बिकॉज रेडियस इज इक्वल टू d/2 डायमीटर बाय 2। दिस इज 200/2 इज इक्वल टू 100 मीटर। तो दिस इज योर रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक इज 100 मीटर। Suppose the person start moving from point A to B, thereafter C, then via D to A. This is 1 round. So the distance in 1 round means the circumference, because already I have told you what is distance. Distance is the length of path through which you are moving. मैंने बताया था डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस वो होता है जिस रास्ता से आप चल रहे हो उस रास्ते की लंबाई। तो रास्ता तो चलने का आपका ये है, तो इस रास्ते की जो लंबाई होगी वही डिस्टेंस होगा। अब ये रास्ता क्या कहलाता है? तो ये रास्ता सर्किल का सर्कमफेरेंस कहलाता है। इसलिए डिस्टेंस निकालने का मतलब यहाँ पर हमें क्या निकालना होगा? सर्कमफेरेंस। और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला आप लोग ऑलरेडी मैथ्स में पढ़े हो, 2πr। 2π और 100 ये हो गया 200 पाई। देखिए आप जब फिजिक्स का न्यूमेरिकल बना रहे हैं तो आप हर एक स्टेप में कैलकुलेशन नहीं करिए, कैलकुलेशन को फाइनल राउंड में ले जाके करिए। हर एक जगह कैलकुलेशन करिएगा तो उसमें पॉसिबिलिटी ऑफ एरर ज्यादा होगा। जैसे अगर पाई का वैल्यू आप यहाँ पे पुट करते हैं 22/7 और 3.14, तो हो सकता है कि यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो। अब अगर एक बार मिस्टेक यहाँ हो गया तो आगे आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसीलिए कोई जरूरी नहीं है पाई का वैल्यू यहाँ डालने का, पाई को आप जस्ट के तस छोड़। Thereafter the time given for 1 round is 40 सेकेंड। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एथलीट को सर्कुलर ट्रैक का एक राउंड लगाने में कितना सेकेंड लगता है? 40 सेकेंड। सो द टाइम टेकन एट द टोटल टाइम इज गिवन इज 2 मिनट 20 सेकेंड। दिस इज इक्वल टू 140 सेकेंड बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि every physical quantity must be in SI unit, but the time is here 2 minute. Minute is not SI. SI unit of time is second. So first convert 2 minute into second, and this 2 minute is equal to 120 second plus 20 second. This whole is 140 second. Now in 40 second the number of round completed is 1. Therefore in 1 second it is 1/40, and in 140 second this is equal to 3.5 round. That means the athlete totally takes 3.5 round in how many second? 140 second. Now we have already calculated the distance covered in 1 round is how much? 200 pi, and therefore the distance covered in 3.5 round is equal to 7/2 into 200 pi. Now put the value of pi, 7/2, 200 pi value 22/7, remove 7 to 7, 200, and this whole is 2200 meter, and this is your distance. Now come to displacement. You have started your journey from A through B, C, D and A. This is 1 round, this one is 2nd round, this one is 3rd round, and last is half round from A to C. That means you have your initial point is A and finishing point is B. And for displacement I have already told you draw a straight line between initial and finishing point. इनिशियल और फिनिशिंग पॉइंट के बीच क्या खींचना है? क्या स्ट्रेट लाइन खींचना है, और उस स्ट्रेट लाइन की जो लंबाई होगी वही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहाँ से यहाँ तो 100 मीटर है और ये भी कितना है? 100 मीटर है। therefore the displacement is AC and AC is 100 plus 100. This one is equal to 200 मीटर। अब आप पॉज करके जल्दी से इसका सॉल्यूशन करो और मैं आगे बढ़ता हूँ। इस लेक्चर का दूसरा टॉपिक मैं शुरू करने जा रहा हूँ, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटी आप पढ़ोगे, फिजिक्स में क्वांटिटी का मतलब हुआ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, करंट, कुछ भी पढ़ोगे सारे फिजिकल क्वांटिटी कहलाते हैं। और ये फिजिकल क्वांटिटी को 2 भाग में बांट दिया गया है, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी।
अब ये स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, इसको समझने से पहले हमें एक चीज समझना है और उसको हम लोग कहते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड, अब ये समझिए मैग्नीट्यूड क्या होता है। सपोज करो कि समवन इज टेलिंग माय मास इज 50 kg। कोई कह रहा है कि मेरा मास जो है 50 kg है। कोई कह रहा है कि मैंने डिस्टेंस ट्रैवल किया 50 मीटर। कोई कह रहा है कि आई हैव टेकन टाइम, हाउ मच टाइम यू हैव टेकन, दैट इज 50 सेकेंड। Then what is this 50 kg, what is this 50 meter and what is this 50 second? This 50 kg is called magnitude of mass. Similarly, 50 meter is called magnitude of distance and similarly the 50 second is called magnitude of time. Therefore, in magnitude there are two things. इन मैग्नीट्यूड देयर आर टू थिंग्स, दो चीज होता है। एक होता है न्यूमरल, न्यूमरल का मतलब नंबर, और एक होता है यूनिट। जैसे मैंने लिखा 50 kg, तो इस 50 kg में 50 क्या है, नंबर है, और kg क्या है, kg क्या है, यूनिट है। यानी मैग्नीट्यूड बनने के लिए दो चीज की जरूरत होती है, एक तो न्यूमरल का और दूसरा यूनिट का, और दोनों मिला के जो चीज मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं। इसीलिए मैग्नीट्यूड का डेफिनेशन होता है नंबर विथ न्यूमरल, न्यूमरल विथ यूनिट इज कॉल्ड magnitude. Right? You may write 50 kg is magnitude of mass. ठीक, अब इसको पहले आप उतार लीजिए। अगर आपको लगता है कि इसकी जरूरत है, उतारना जरूरी है, तो उतार सकते हैं। अगर मैं मिटाता हूं, जिनको उतारना होगा पॉज करके उतार लीजिएगा। थोड़ा बंद कर, हाँ स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। सपोज करिए कि आपका वजन, मास आपका, अगर आप कहते हैं कि मेरा मास 50 kg है, तो समझने वाला पूरी तरह से समझ जाएगा कि इसका मास 50 kg है सिर्फ ये बोलने से कि उसका मास 50 kg है। उसके साथ और कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका अगर हम कहते हैं कि मेरा मास 50 kg है, that means anyone is capable to understand completely what the mass of man is। मतलब ये कि अगर मैं कह रहा हूं कि मेरा मास 50 kg है, तो हर एक को ये समझ रहा है कि इनका मास 50 kg है और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मतलब ये मेरा कहने का है कि मास को अगर कंप्लीटली डिस्क्राइब करना है तो मास का सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने की जरूरत है, इसके अलावा कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। और वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको फुल्ली डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती हो, वैसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। इसलिए स्केलर क्वांटिटी का मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, द फिजिकल क्वांटिटी the physical quantity that only require magnitude for its complete description. For example,
मास टाइम डिस्टेंस स्पीड etc. Now see the vector quantity. देखिए वेक्टर को समझने की जरूरत है, इसको समझिए। सपोज करिए कि यहाँ एक नेल डाला हुआ है, ये नेल को निकालना है। मैंने पूरा प्रैक्टिकल वगैरह करके कैलकुलेट किया कि 15 न्यूटन का अगर फोर्स इस नेल पे लगा दिया जाए तो ये नेल यहाँ से निकल जाएगा। अब मैं आप लोगों में से किसी एक बच्चे को बुलाया और मैंने कहा कि चलो जी उस पर 15 न्यूटन का फोर्स लगा दो, वो नेल क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अब वो बंदा आया और 15 न्यूटन का फोर्स इस तरह से लगाया, कांटी नहीं निकलना था, नहीं निकला। मैंने पूछा उससे कि कांटी निकल गया, तो उसने कहा कि नहीं सर नहीं निकला। मैंने कहा कि कैसे लगाया तू? तो कहा कि चलिए सर बताता हूँ कैसे लगाया। उसने कहा कि सर यूं लगा दिया। मैंने कहा कि देखो यूं लगाने की जरूरत नहीं थी, आगे क्यों लगाने की जरूरत थी? कहा सर कि आप तो ये बताया ही नहीं कि कितना लगाना है। मतलब मेरे कहने का ये है कि वो बंदा फोर्स को पूरी तरह से नहीं समझ पाया। क्यों नहीं समझ पाया? क्योंकि फोर्स का मैंने सिर्फ क्या बताया उसको, मैग्नीट्यूड। फोर्स के बारे में मैंने सिर्फ क्या बताया उसको कि कितना लगाना है, मैंने ये नहीं बताया कि किधर लगाना है। मतलब ये हुआ कि फोर्स को पूरी तरह से उसे समझाने के लिए हमको फोर्स के बारे में दो चीज बताना चाहिए था। एक तो फोर्स का मैग्नीट्यूड मीन्स कितना लगाना है, और दूसरा डायरेक्शन भी बताना था कि किधर लगाना है। मेरे कहने का ये सेंस है कि अगर फोर्स को आप फुल्ली डिस्क्राइब करना चाहते हो, अगर फोर्स को किसी को पूरी तरह से समझाना चाहते हो, तो फोर्स के बारे में आपको दो चीज बताना पड़ेगा। एक मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा, एक डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। तब तो कुछ बात बनेगी, तब तो रिजल्ट आपके मन के अनुसार आएगा। लेकिन अगर डायरेक्शन का थोड़ा बहुत भी चेंजेज हुआ तो रिजल्ट आपके मन के अनुसार नहीं आएगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको फुल्ली डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का जरूरत पड़ता है, वैसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी का डेफिनेशन हो गया दी फिजिकल क्वांटिटी that required both magnitude and direction for its complete description. For example, displacement, velocity, acceleration, etc. अब देखिए स्केलर और फिजिकल क्वांटिटी को अगर मोटा मोटी आप समझना चाहते हैं तो इसको ऐसे समझिए। स्केलर क्वांटिटी तब चेंज होगा जब उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा। जैसे अगर कोई कहता है कि मेरा वजन 50 केजी है, तो 50 केजी रहेगा, मैं किसी भी दिशा में खड़ा हो जाऊं, बेरिंग मशीन जो होता है, तौलने वाला जो मशीन होता है, उस मशीन पे मैं ईस्ट के तरफ घूम के खड़ा हूं तो भी मेरा वजन 50 केजी होगा, वेस्ट के तरफ खड़ा होऊंगा फिर भी मेरा वजन 50 केजी होगा। मींस डायरेक्शन चेंज होने से मेरे वजन पे कोई चेंज नहीं हो रहा है। और ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, जिस क्वांटिटी पे डायरेक्शन चेंज होने से उसके मैग्नीट्यूड पे कोई असर न पड़े। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी क्या है, आप देखे होंगे ट्रक के आगे लिखा रहता है स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। आपने कभी नहीं देखा होगा ट्रक के आगे लिखा हुआ वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर। क्यों नहीं लिखा रहता, कभी सोचे?
क्या ड्राइवर बहुत विद्वान है, उसको साइंस का बहुत आइडिया है, वो जानता है इतनी छोटी सी डिफरेंसेस स्पीड और वेलोसिटी के बारे में? क्योंकि ट्रक को आप किधर भी ले जाओ, किसी भी डायरेक्शन में ले जाओ, वो 1 घंटा में 40 किलोमीटर ही जाएगा। डायरेक्शन कुछ भी रहे, वो चलेगा 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ही। लेकिन नाव वाला कभी नाव के आगे नहीं लिखता है कि स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर और 10 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि अगर ऐसा वो लिखेगा तो वो पिटा भी सकता है। कैसे पिटा सकता है आप जरा समझिए इसको। सपोज करो कि नाव उधर ले जा रहा है जिधर धारा जा रही है, मीन्स डाउन स्ट्रीम ले जा रहा है। डाउन स्ट्रीम जब नाव को ले जाएगा तो नाव का स्पीड ज्यादा होगा, क्योंकि नाव का स्पीड में नाव का भी स्पीड होगा और धारा का भी स्पीड होगा। लेकिन जब नाव उधर से लौटेगी, मीन्स नाव जब धारा के विपरीत आएगी, अप स्ट्रीम आएगी, तब उसका स्पीड जो जाने वक्त का स्पीड था उससे क्या हो जाएगा, कम जाएगा। कहने का मेरा ये सेंस है कि नाव का स्पीड डायरेक्शन चेंज होने से चेंज हो जाएगा, इसलिए नाव का स्पीड नहीं होता है, नाव का स्पीड वेलोसिटी कहलाता है। और वेलोसिटी फिक्स नहीं होता है, वेलोसिटी डायरेक्शन के हिसाब से चेंज होता है, इसलिए नाव वाला लिख नहीं सकता है कि मेरा स्पीड ये है। कहने का पूरा सेंस मेरा यही है कि वैसा फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी अफेक्टेड विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी, एंड द क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी अफेक्टेड विद द हेल्प ऑफ with direction is known as a scalar quantity. So this is a very short topic, a scalar and vector quantity, and it is very important. आपको बहुत समझने की जरूरत है। आप हायर क्लासेस 11th में जाओगे तो पहला चैप्टर फिजिक्स का वेक्टर के बारे में ही पढ़ना है, वहां पे आप पढ़िएगा तो फिर आगे जाके विशेष रूप से इसको समझिएगा। तत्काल आपका जो कंसर्न 9 लेवल तक का है वो इतने से ही है, इतना ही समझिए, बहुत है, आगे कुछ समझने की जरूरत नहीं है। मैं जब आपको कल बता रहा था कि इस चैप्टर में कौन से टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे, तो उसमें तीसरा टॉपिक था स्पीड एंड वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम लोग स्पीड देखेंगे, स्पीड किसको कहते हैं उसको देखेंगे, स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, फिर देखेंगे स्पीड का यूनिट क्या होता है उसको देखेंगे, स्पीड कितने तरह का होता है उसको देखेंगे। तो ये पूरा देखने के बाद फिर हम लोग वेलोसिटी पे वापिस आएंगे। इसलिए सबसे पहले हेडिंग डालिए स्पीड। पहले मैं इसका डिफिनेशन लिखता हूं। स्पीड क्या है? द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम स्पीड क्या है? डिस्टेंस है। कौन सा डिस्टेंस? जो कवर किया जाता है, जो ट्रैवल किया जाता है, कितने देर में? यूनिट टाइम। यूनिट टाइम मीन्स इट टाइम मे बी 1 सेकेंड, मे बी 1 मिनट, मे बी 1 आवर। यूनिट मीन्स एक होता है। अब 1 सेकेंड भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है, 1 आवर भी हो सकता है। खैर, सपोज करिए कि आप यहां हो डीपीएस पावरपुरी, और आप जा रहे हो पटना। सपोज द डिस्टेंस इज 72 किलोमीटर फ्रॉम पावरपुरी टू पटना एंड पर्सन स्पेंड 3 आवर टू ट्रेवल। मतलब ये हुआ कि आप डीपीएस पावरपुरी में वो पटना जाना चाह रहे हो। डीपीएस पावरपुरी से पटना के बीच का डिस्टेंस 72 किलोमीटर है और आपको जाने में कितने घंटे लगते हैं? 3 घंटे आवर्स लगते हैं। तो उसका स्पीड क्या है? अब स्पीड है क्या भाई? डिस्टेंस है। कितने देर का? यूनिट टाइम का। यूनिट टाइम मीन्स 1 मिनट, 1 सेकेंड एंड 1 आवर।
लेकिन चूंकि यहाँ टाइम आवर में दिया हुआ है, इसीलिए हम जब भी स्पीड निकालेंगे तो 1 आवर की बात करेंगे, 1 मिनट और 1 सेकंड की बात नहीं करेंगे। तो देखिए, इन 3 आवर द डिस्टेंस इज 72 kilometers. Therefore, in 1 hour, the distance is 72 upon 3. This is 24 kilometer. This 24 kilometer distance is covered in how many time? 1 hour. मैंने ये 24 किलोमीटर की जो दूरी है वो कितने देर में कवर हो रहा है? 1 आवर में कंप्लीट हो रहा है, मीन्स यूनिट टाइम में कंप्लीट हो रहा है। और यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कंप्लीट होता है उसको क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। यानी आपका स्पीड हो गया व्हाट? 22/3, दिस इज इक्वल टू 24 किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड कैसे निकला जरा देखिए। स्पीड निकालने के लिए ऊपर आपने क्या लिखा? 72। व्हाट इज दिस 72? 72 क्या है? 72 डिस्टेंस है। किसके किसके बीच? बीपीएस पावापुरी और पटना। तो 72 के बदले क्या लिखेंगे हम लोग? डिस्टेंस। और 3 क्या है? 3 क्या है? 3 टाइम है। यानी स्पीड इज इक्वल टू क्या हो गया? डिस्टेंस बाय टाइम। इसको शॉर्ट में अगर आप लिखना चाहते हो तो d/t लिख सकते हैं आप इसको। d फॉर डिस्टेंस, t फॉर टाइम। नाउ यूनिट ऑफ स्पीड, यूनिट ऑफ स्पीड मैंने कल भी बताया था कि जिस किसी का भी यूनिट लिखना है पहले उसका फॉर्मूला लिखो। आपको किसका यूनिट लिखना है? स्पीड का। तो स्पीड का फॉर्मूला लिखेंगे। स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है क्या चीज है? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर। मैं ऐसा यूनिट की बात कर रहा हूं, आप यहाँ की बात नहीं करिएगा कि यहाँ किलोमीटर और आवर लिखे सर। ये किलोमीटर और आवर मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था किलोमीटर और आवर। लेकिन जब हम यूनिट की बात करेंगे तो हर हमेशा ऐसा यूनिट की बात करेंगे। और डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। टाइम का क्या होता है? सेकेंड। दिस इज मीटर पर सेकेंड। और इसको हम लोग यूं भी लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड। मीटर पे, मीटर और सेकंड पे -1। माइनस जो पावर होता है वो नीचे आके क्या हो जाएगा? प्लस पावर। देखिए यहाँ पे क्या है? प्लस पावर है। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस पावर। लेकिन इसको पढ़ेंगे हम मीटर पर सेकंड। इसको हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे मीटर और सेकंड टू दी पावर -1। इस तरह से पढ़ा नहीं जाता, पढ़ा ये जाता है मीटर पर सेकंड। तो आइदर ऐसा लिखा रहेगा या किसी बुक में ऐसा भी लिखा रहेगा, तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। चाहे ऐसे लिखा रहे या ऐसे लिखा रहे, दोनों एक ही चीज है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए इसको पॉज करके उतारिए। तो देखिए अब हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ स्पीड। देखिए 2 ढंग के स्पीड होते हैं। एक स्पीड कहलाता है यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड। और एक कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड। अब जरा इसको देखते हैं, यूनिफॉर्म को और नॉन यूनिफॉर्म को। डिफिनेशन में बाद में लिखा दूंगा, पहले आप इसको समझिए। देखिए यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड क्या है? आप लोग जब स्कूल आते हो तो यूनिफॉर्म पहन के आते हो। क्या मतलब होता है यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म आर्मी वाले पहनते हैं यूनिफॉर्म। आप स्कूल आते हो, आप भी यूनिफॉर्म पहन के आते हो। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म का मतलब होता है इक्वल। सारे के सारे एक जैसे दिखेंगे, एक जैसे लगेंगे, तो उसी को हम लोग क्या करते हैं? यूनिफॉर्म कहते हैं। और एक जैसा लगने का मतलब है कि उसमें वेरिएशन नहीं है, उसमें चेंज नहीं हो रहा है। चेंज नहीं होने का मतलब क्या है? वो कांस्टेंट है। इसलिए यूनिफॉर्म स्पीड को हम लोग क्या कहते हैं? कांस्टेंट स्पीड कहते हैं। अब जरा पहले समझिए कि यूनिफॉर्म स्पीड होता क्या है। सपोज करो कि कोई मूविंग बॉडी है, कोई बॉडी है जो चल रहा है। वो पहला वाला 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाता है, उसके बाद वाला 1 घंटे में भी 20 किलोमीटर जाता है, उसके बाद वाला 1 घंटा में भी 20 किलोमीटर जाता है।
तो आपको क्या लग रहा है, वो एक ही स्पीड से चल रहा है कि अलग अलग स्पीड से चल रहा है? सर्टेनली आपका आंसर होगा एक ही स्पीड से चल रहा है, क्योंकि अलग अलग स्पीड से अगर चलता तो पहला घंटा में अगर 20 किलोमीटर गया था तो दूसरा घंटा में 20 किलोमीटर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसका स्पीड क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो अगर 20 से कम जाता, नहीं तो 20 से ज्यादा जाता। कहने का मेरा ये सेंस है कि इफ ए मूविंग बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम then such type of a speed is known as uniform speed। तो यूनिफॉर्म स्पीड का डेफिनेशन मैं लिख दे रहा हूं यहां पे। ठीक है, पॉज करके इसको उतारिए, उसके बाद मैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड आपको समझाता हूं। यूनिफॉर्म का मतलब वेरिएबल। आप अलजेब्रा में दो चीज पढ़े होंगे, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल। कोई भी न्यूमरल जो नंबर होता है वो कांस्टेंट होता है, जैसे 1 2 3 4 ये क्या है, कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? सपोज करो कि आप पावापुरी में जाके किसी दुकान में बोलते हो कि 5 पेन दीजिए, तो 5 पेन देगा। दिल्ली में भी 5 पेन बोलिएगा 5 ही देगा। अमेरिका की किसी सिटी में जाके 5 पेन बोलिएगा 5 पेन ही देगा। लंदन वगैरह कहीं भी जाके 5 बोलिएगा तो वही 5 का मीनिंग होगा जो इंडिया में है। इंडिया में जो 5 का मीनिंग है वही लंदन में है, वही न्यूयॉर्क में है, वही डिफरेंट सिटीज में है। यानी 5 का मतलब चेंज नहीं होना, 5 कांस्टेंट होता है। ठीक है, और वेरिएबल क्या है? आप जो ये अलजेब्रा में यूज करते हो एक्स वाई जेड, जैसे 5a, तो a क्या है? आप किस 5x लिखते हो, x क्या है? किसी किसी क्वेश्चन को आप बनाओगे तो देखोगे x का वैल्यू 2 आता है, किसी किसी में x का वैल्यू 100 आ जाता है, किसी किसी में x का वैल्यू 500 आ जाता है। मींस x का वैल्यू सेम नहीं है, वो डिफरेंट क्वेश्चन में क्या होता है, अलग अलग होता है। मींस x का वैल्यू क्या करता है, वेरी करता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। तो वेरिएबल स्पीड का मतलब हुआ स्पीड शुड नॉट बी सेम, स्पीड सेम नहीं होना चाहिए, स्पीड चेंज होना चाहिए। जैसे सपोज करो कि पर कोई आदमी है, वो पहला 1 घंटा में 20 किलोमीटर गया, दूसरा वाला 1 घंटा में 5 किलोमीटर गया, तीसरा वाला 1 घंटा में 50 किलोमीटर गया। तो आपको क्या लग रहा है, वो हमेशा सेम ही स्पीड से चल रहा है? अगर सेम स्पीड से चलता होता तो पहला घंटा में अगर 20 किलोमीटर गया तो दूसरा में भी 20 से जाना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, दूसरा में 5 ही किलोमीटर गया। ऑब्वियसली मतलब है कि उसका स्पीड घट गया। उसके बाद 50 चला गया, इसका मतलब उसका स्पीड बहुत बढ़ गया। इसका मतलब उसका स्पीड सेम नहीं रह रहा है, उसका स्पीड क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, चेंज कर रहा है, उसका चेंजेबल स्पीड है। और ऐसे स्पीड को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का डेफिनेशन होगा, इफ अ मूविंग बॉडी does not cover equal distance in equal time, then such a speed is called non-uniform speed। चलिए पॉज करके उतारिए। फिर स्पीड के दो और क्लासेस हैं, वो टाइप ऑफ स्पीड दो और है। एक है एवरेज स्पीड और एक है
टेन्युअस स्पीड। अब देखिए ये जो क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन इंटरवल ऑफ टाइम पे आधारित है। इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब हुआ कि आप जो जर्नी कर रहे हो वो जर्नी बिगर टाइम के लिए हो रहा है या स्मॉलर टाइम के लिए हो रहा है। क्योंकि बिगर टाइम अगर होगा तो वहां पे दिक्कत होगी। क्या दिक्कत होगी मैं अभी आपको समझाने का कोशिश करता हूं, लेकिन सबसे पहले हम लोग देखेंगे एवरेज स्पीड क्या होता है। सपोज करो कि आप ये डीपीएस पावापुरी है और आप यहां से मूव किए पटना, suppose this is 72 kilometer and you have expended 3 hours. Suppose आप पावापुरी से पटना जा रहे हो, 72 किलोमीटर है, आपको 3 घंटा लगा। मतलब आपका जो बस है वो 1 घंटे में 24 किलोमीटर जा रहा है। आप अगर इसका स्पीड निकालोगे तो स्पीड इज इक्वल टू होगा डिस्टेंस बाय टाइम, 72/3, दैट मींस 24 किलोमीटर पर आवर। तो आप बताइए हमको कि रास्ता में क्या आपका बस हर हमेशा 24 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से चल रहा था? ऑब्वियसली नॉट, एकदम नहीं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि कभी आपका बस का स्पीड 60 किलोमीटर हो, कभी आपका बस रुकी हुई हो पैसेंजर उठाने के लिए, कभी कहीं रेलवे खूंटी बंद हो गया हो वहां पे बस आपकी रुकी हुई हो, कहीं टायर पंचर हुआ हो वहां बस रुकी हुई है। मतलब क्या है कि इस जर्नी में शुरू कितने बजे किए और आए फिनिश कितने बजे किए उसको देखना है। बीच में आपका टाइम यूटिलाइज हो रहा है या बर्बाद हो रहा है हमको उससे मतलब नहीं है। हम टोटल टाइम आपका काउंट करेंगे, यूटिलाइज टाइम और बर्बाद हुआ टाइम दोनों को जोड़ लेंगे, वही टोटल टाइम आपका काउंट होगा। इसका मतलब हो गया कि एवरेज स्पीड जो हो गया वो क्या है, तो एवरेज स्पीड इज रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस टू टोटल टाइम टेकन। That means average speed is equal to total distance by total